नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, सारी डिटेलिंग मैं आपको उसके बारे में पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। आज ये उसका पेड बैच का आपके दूसरा डेमो है, ताकि आप लोग देख सकें कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं, है ना। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, प्रश्नों का स्तर क्या है और किस तरीके से आपका ये मेंटरशिप प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय लगवाते हुए दूसरे दिन का जो आपका टेस्ट है ये उसका वीडियो सॉल्यूशन है। आप YouTube पे इसको एज ए डेमो देख पा रहे होंगे और जो पेड विद्यार्थी हैं वो इसको ऐप पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमने ये डे 2 का टारगेट दिया था। एंशिएंट हिस्ट्री, हमको प्राचीन भारत का इतिहास 3 दिन में खत्म कर लेना था। आज उसका ये दूसरा दिन था, तो हमने शैव भागवत धर्म सबसे पहले उसमें दिया, उसके बाद 600 ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। और आप देखिए मतलब कितना माइक्रो लिस्टिंग तक करके मैं इसमें आपको प्रोवाइड करता हूं कि आपको एटलीस्ट ये टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। यूनानी आक्रमण में आपको एटलीस्ट ये पढ़ लेना है। मौर्य साम्राज्य में एटलीस्ट आपको ये चीजें पढ़ लेनी है। और मौर्योत्तर काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इतना आपका ये टारगेट था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज्यादा है, 100 पेज डेली तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे ही। ठीक है, 5 घंटा भी अगर आप आज बैठ के पढ़ रहे हो तो ये टारगेट आराम से अचीवेबल है, आराम से कंप्लीट हो सकता है। और इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। मैं बार बार बोलता हूं कि सफलता धैर्य और समर्पण दोनों चीज मांगती है। आप किसी भी परीक्षा के लिए किस हद तक समर्पित हैं, आपके अंदर कितना धैर्य है, ये उसका भी साथ साथ परीक्षण है। सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भव अभी हम 4-5-6 दिन तक करेंगे। डिकोड एग्जाम की जो हिंदी वाली बुक है उसका पेज नंबर 8 से 10, 3 पेज सिर्फ पढ़ने को दिए हैं। अचीवेबल टारगेट है। ठीक है, और सी सेट में 2-2 दिन मैंने आपको बोला है कि एक एक टॉपिक चलाएंगे, तो आज भी दिशा परीक्षण का टॉपिक है। चलिए कल के कुछ भूल सुधार देख लेते हैं। 2 प्रश्नों में कुछ गलतियां हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कल पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, इन दोनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो मैंने आपको दोनों सही बता दिए थे, लेकिन दोनों असत्य है। कैसे कि अग्नि के लिए ऋग्वेद में 250 नहीं 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। और अग्नि ही जो है, अग्नि ही इंसानों और देवताओं के मध्य मध्यस्थ मानी जाती थी। ठीक है, मध्यस्थ मानी जाती थी, तो यह भी गलत है। ठीक है, असत्य कथन ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो थी, आपने कोई चीज स्वाहा की तो वो अग्नि के माध्यम से ही स्वाहा हुई, है ना। और वो उसको माना जाता था कि ईश्वर से इस चीज का, इस वस्तु का संयोग हो गया है। तो ये वरुण नहीं होगा, यहां अग्नि होगा। और अग्नि को 250 नहीं 200 सूक्त समर्पित है। कौन सा कथन असत्य है? 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक ये सवाल, आधा अमरूद पक्षी लेकर उड़ गया, है ना। ये एक्चुअली बेसिकली सवाल क्या था, पक्षी ले गया, लेकिन हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या किया, इसको लेकर उड़ गया। उनको लगा कि जो है और एडिट अच्छा से हो जाएगा, तो उड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब उड़ भी यहां क्या हो गया, उड़ भी तद्भव शब्द हो गया। आधा तद्भव शब्द था जिसका होगा अर्ध, अमरूद तद्भव शब्द था जिसका होगा अमरूत, और उड, उड़ जो है वो भी तद्भव शब्द है, उसका होगा उड। ठीक है, उ डा और डा के नीचे डा, ठीक है, उड होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे स्तर के सवाल है ना। और मिस्टेक को मानना या उसको सुधार करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से ये 2 प्रश्न आपके थे। आज के प्रश्न अपने देखते चलते हैं। 25 प्रश्न आपको दिए गए टारगेट से जो है जीएस के होंगे, 5 प्रश्न आपके सी सेट के होंगे और 10 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया है, किस महाकाव्य में शिव और शक्ति, शक्ति आप समझते हैं, भगवान शिव आप समझते हैं, के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। ऐसे तमाम सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यम नचिकेता संवाद कहां है, कल हमने उस प्रकार के 4-5 प्रश्न देखे थे। तो शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर की संकल्पना कहां की गई है, यह की गई है आपके कुमार संभवम में। ठीक है, ये इंग्लिश में भी प्रश्न है, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देखते रहे। मैं अगर दोनों लैंग्वेज पढ़ूंगा
पढ़ूंगा तो टाइम थोड़ा सा फालतू में ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चीजों को, जो आप इंग्लिश वाले हैं वो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर की, और आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं अनावश्यक समय आप लोगों का ना जाए, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है किसमें? कुमार संभवम में, ठीक है। कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है ना, कालिदास द्वारा रचित काव्य है, महाकाव्य है। और बासव दत्ता या जो है, ये जो है उदयन और बासव दत्ता की प्रेम कथा का जो है, स्वप्न में उनके बासव दत्ता आती हैं, उस सब का वर्णन है। मृच्छकटिकम क्या है? ये एक धनिक और एक जो है धनिक व्यापारी और एक जो है क्या कहते हैं दरिद्र स्त्री की जो है प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। मृच्छकटिकम, मिट्टी का जो है खिलौना, इसका जो है हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। कुमार संभवम में जो है इनके जो बड़े पुत्र थे भगवान शिव के, उनका उत्पत्ति और उनकी इन सारी चीजों का वर्णन है। तो इसी में ही भगवान शिव और शक्ति की अर्धनारीश्वर संकल्पना दी गई है, दैट इज क्या? कुमार संभवम में। आगे चलते हैं, दूसरा कथन देखते हैं। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। बात बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं के विरोध करने से हुई थी। आप देखेंगे 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब 600 ईसा पूर्व का राजनीतिक परिदृश्य हम पढ़ते हैं, उसी समय के आसपास 100-200 साल में, है ना, क्या हुआ है कि वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई, जो कर्मकांड आ गए, उनकी वजह से क्या हुआ? विभिन्न नए नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। उनमें से ही एक वैष्णव या भागवत धर्म भी था। तो यह बात बिल्कुल सही है, वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं के विरोध में हुई थी। चाहे फिर वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, भागवत, शैव, है ना, ये सब जो है इसी के हुए हैं। तो कथन कारण दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं है ना। आप बीच में क्योंकि लगा के देखो, बात फिट नहीं बैठेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास डिड नॉट हैव टू कैपिटल्स? मतलब किन महाजनपदों की दो राजधानियां नहीं थी? जैसे आप अवंती की देखोगे तो अवंती की दो राजधानी थी, उज्जैनी और क्या कहते हैं माहिष्मती, ठीक है। अंग की क्या थी? अंग की चंपा थी। 16 महाजनपद होंगे, 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, मैचिंग में अलग से या इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम। देखो नई प्रकृति का प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपद में किसकी दो राजधानियां नहीं थी, है ना। कौशल की दो परतें हैं, कौन कौन से? श्रावस्ती और साकेत। उसी प्रकार पांचाल की दो परतें हैं, कामपिल्य और अहिछत्र, ठीक है। तो इसकी भी दो, इसकी भी दो, लेकिन अंग की चंपा ही है, ठीक है। याद कैसे कर सकते हो? अंग अंग चंपा, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा, ठीक है। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग महाजनपद की दो राजधानियां नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। वत्स महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो वत्स की कैसे याद करोगे? कौशांबी से साउंड आती है, कौशांबी। आंबी मतलब अंबे मां, और अंबे मां के क्या हैं? वत्स हैं। वत्स मतलब पुत्र को भी बोलते हैं। तो अंबे मां के पुत्र कौशांबी, अंबे, और अंबे मां के क्या? वत्स, ठीक है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी है, बिल्कुल बात सही है। बुद्ध काल में यहां कुरु वंश का शासन नहीं था, पौरव वंश का शासन था, ठीक है। कुरु वंश का शासन नहीं था, और उसी का एक राजा था उदयन। वो उदयन अलग है, ये उदयन अलग है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पौरव है। और देखो इस टेस्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, आप एक पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, A4 साइज के पेपर को, और एक कॉलम में ना इसके जो भी फैक्ट आपको नहीं पता हो, एकदम चीटी वाले राइटिंग में वो लिख लो। उनको क्या है, उनको रिवाइज करते रहो। तो आपको क्या होगा, आपके पास कुछ नए अच्छे फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नए अच्छे फैक्ट हो जाएंगे। आपको इनमें से 10 सवाल 15 सवाल आराम से आते होंगे। 10-12 सवाल बैठेंगे, या 10-12-15 फैक्ट बैठेंगे, जिनको आप 1/4 पेपर पे लिख लो और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये टेस्ट सॉल्व करने का एग्जैक्ट तरीका होता है, ठीक है। चलो, तो कुरु नहीं पौरव था, ये गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, कौन से कथन सत्य है? तो केवल एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है मगध वाज द मोस्ट पावरफुल एमंग द 16 महाजनपद। मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो है पावरफुल था। इट क्रिएटेड एन एम्पायर बाय कंक्वरिंग अदर महाजनपदास। इसने क्या किया, आसपास के महाजनपद को जो है जीत जात के अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। तो बात यह भी सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी मान सकते हैं कि 16 महाजनपदों में महाजनपद जो है मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। क्यों?
क्योंकि उसने आसपास के सब चेले चपाटों को जो है अपने साथ मिला लिया था। कहां जा रहे हो बाबू, इधर आ जाओ, है ना, मतलब सबको जीत हार वाला सिस्टम करके। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग द हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये 5-6 वंशों का क्रम आप याद रख लेना। क्या, हसीना, है ना, जो आप हसीना समझ रहे हो वो हसीना नहीं, ये हसीना मतलब हर्यक वंश, सी मतलब शिशुनाग वंश और ना मतलब नंदवंश। ठीक है, तो ये तीनों क्रम हैं। उसके बाद हसीना ने क्या किया, मोए मतलब मौर्य, मोए को क्या किया, सुका दिया। ठीक है, मतलब वेट कराया हसीना ने कि जी 4 बजे आ जाऊंगी, 6 बजे तक नहीं आई तो मुझे क्या कर दिया, सुका दिया। मतलब हसीना ने मोए सुका दिया। मतलब ये तीनों वंश मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग और उसके बाद क्या आ जाएगा, कर्ण वंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये वंश को याद करने का, क्योंकि क्रोनोलॉजी से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। खैर, तो हर्यक वंश के बारे में देख लेते हैं। इसका शासनकाल 544 से 420 था। नहीं, हर्यकों का कार्यकाल था 544 से 412 बीसी, फिर 412 बीसी से 344 बीसी तक आपके आ जाते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, तो हसीना को जब हम देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हसीना को नहीं देखना है, हर्यक वंश को देखना है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी वाज इतना इतना, ये गलत है, 412 होना चाहिए। इस वंश के शासक अजात शत्रु का राजवैद्य जीवक था। देखो अब आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, ये सवाल कंफ्यूजिंग है। फैक्ट के अंदर आपको बिल्कुल आपके डायरेक्ट फैक्ट जांच रहा है, जैसे इस बार की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो अजात शत्रु का राजवैद्य नहीं था, इस वंश के शासक का ही था, लेकिन किसका था, बिंबिसार का था। और बिंबिसार ने इस राजवैद्य जीवक को अवंती के जो राजा थे प्रद्योत या चंड प्रद्योत, भाई साहब पीलिया हो गया था, किताबों में आपके लिखा होता है पांडु रोग, उसको क्या कहते हैं, उसको सही करने के लिए भेजा था कि जीवक भाई चले जाओ भाई साहब को सही कराओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ना ये सही है ना ये सही है, और पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है, ना तो 1 ना 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अंत में शासन किया। देख लो क्रोनोलॉजी से सवाल आ गया, लिखता हूं हसीना, है ना, हसीना के बाद मोए और क्या किया, सुका दिया, है ना, सुंग और कर्ण। अब देख लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, मौर्य, तो मौर्य चलो सबसे ये तो होगा नहीं, सबसे पहले आ गया, सबसे अंत में पूछ रहा है शुंग वंश, तो शुंग वंश भी क्या आता है यहां, मतलब मौर्य भी कट जाएगा क्योंकि मौर्य इनसे पहले है, और नंद वंश तो यहां आ गया हसीना में, मतलब सबसे लास्ट में कौन है, शुंग वंश। इनमें से क्रोनोलॉजी देख रहे हो, बेहतरीन सवाल है। अब चाहे आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में अरेंज करने को आ जाए, चाहे इस तरीके से पूछ ले। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनिए, फॉल्स स्टेटमेंट हमें इसमें देखना है। द मौर्यन एम्पायर बॉर्डर्ड ईरान, मौर्यन एम्पायर की सीमा ईरान तक लगती थी, बात बिल्कुल सही है। मैप देख लेना, पूरा अफगानिस्तान के पार होते हुए वहां तक चिपकती थी। कुषाण वंश ने मौर्य वंश के बाद शासन किया, तो आप देख लो कुषाण तो और बाद में आएंगे, कण्व कुषाण, कुषाण वाला विदेशी शासन में आ जाते हैं, देशी और विदेशी शासन में। ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रशल और कुलहीन कहा गया है। जो मौर्य वंश के बारे में माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ लोग जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न वर्ण का मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसको उच्च वर्ण का मानते हैं। तो जो मुद्रा राक्षस नाटक है ना, उसमें चंद्रगुप्त को ब्रशल और कुलहीन कहा गया है, यह बात भी सही है। यह एक खतरनाक सा फैक्ट है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस तो इनको कहा है उसने, लेकिन एरियन और प्लूटार्क ने जो कहा है, तो मैंने ऐसे ध्यान रख रखा था, ए से एरियन, तो इन्होंने एंड्रोकोटस कहा है, ना कि सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो एक बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से कई फैक्ट कवर कर लें। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, असत्य कथन। आगे चलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत क्या है और सप्तांग सिद्धांत क्या है ना। मंडल सिद्धांत है, कौटिल्य बताते हैं कि कैसे एक बिजिगीषु राज्य होगा। बिजिगीषु राज्य मतलब जो जीतने की संकल्पना रखेगा, उसके बगल में कैसे कौन सा उसका पड़ोसी राज्य होगा, है ना। जो पड़ोसी जो होगा वो हल्का सा शैतान प्रकृति का होगा, पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होगा। फिर नीचे इसी प्रकार से उन्होंने इसको नाम दिया है अरि राज्य, मित्र राज्य, अरि मित्र, मित्र मित्र, इस तरीके से वो चलते हैं। और नीचे पार्श्व
दार्शनिक, यारसार और इस तरीके से नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत ये है। सप्तांग थ्योरी कहती है कि राज्य के 7 अंग हैं, राजा, अमात्य, मंत्री। ठीक है, इस तरीके से आगे आगे देते हैं, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, ऐसे करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है, दोनों फैक्ट सही हैं। कौटिल्य मंडल सिद्धांत की भी बात करते हैं, कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि लगा के बात फिट नहीं होगी, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। ये प्रश्न आपको टैकल करने आने चाहिए। 35 प्रश्न लगभग थे इस बार आपकी आरोग्य परीक्षा में 140 में से कथन कारण वाले, तो कैसे टैकल करोगे? बीच में क्योंकि लगाओ, बात बढ़िया सी लग रही हो जी, जच गई बात तो हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। बात नहीं जच रही हो, जचाना जरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत का वर्णन है, क्योंकि इसमें सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन है। बात जची नहीं, सेंटेंस जचा नहीं सर, मजा नहीं आया, तो भाई साहब व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, मतलब कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है? फॉर एग्जाम्पल याद रखो, रज्जुक इज इक्वल टू आधुनिक डीएम। ठीक है, जिले का पूरा कार्यक्रम देखता था, उसको कहते थे रज्जुक, है ना। और कौन से उसमें मिलता था? वो है आपके चौथे स्तंभ में। मैंने कैसे याद कर लिया था, जैसे मान लो कोई डीएम है या कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो सब क्या है? नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो नौकरी और चाकरी संग संग आपने घर वालों को बोलते सुना होगा कि कल्ली बहुत नौकरी चाकरी, तो नौकरी चाकरी, चाकरी से मैंने उठाया है 4। हो सकता है आपको लग रहा हो कुछ भी बताते हैं सर, लेकिन किताब पे लिख लो विनोद, याद आ जाएगा आपको पेपर में। ठीक है, चौथे स्तंभ लेख में रज्जुक का वर्णन मिलता है। रज्जुक मैंने आपको बता दिया एज ए डीएम। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्रा, वाट वर्दा टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द मौर्यन पीरियड कॉल्ड, है ना। मौर्य साम्राज्य में जो टॉप ऑफिसर होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे आज मंत्री कहते हैं, जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, या उनको ऑफिसर्स को मंत्री नहीं कहेंगे, ऑफिसर्स को कुछ और बोल सकते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, तो ये उस समय क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे तीर्थ। ठीक है, मतलब जो शीर्ष वो होते थे ऑफिसर्स, उनको बोलते थे तीर्थ। ठीक है, उनको तीर्थ नाम दिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीर्थ उनको कहते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मौर्य काल में राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था, राजस्व वसूलने वाला। ये आपकी ये वाली आइटम बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है कौन किसका अध्यक्ष है, कौन क्या काम कर रहा है। समाहर्ता टैक्स कलेक्शन करता था। सन्निधाता बोलते थे कोषाध्यक्ष को, टैक्स कलेक्शन वाला अलग है और कोषाध्यक्ष अलग है। ठीक है, प्रशासता बोलते थे, जो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था उसको प्रशासता बोलते थे। ठीक है, वो रोज सुबह नाश्ता बनाता था, नहीं बनाता था, वो प्रशासता था, मतलब डेली जो है चीजें लिखता था। ठीक है, और आटविक कहते थे, आटविक आपने वन का भी पर्यायवाची पढ़ा होगा, तो आटविक बोलते थे जो वन विभाग का हेड होता था। हालांकि हमसे पूछा है कि राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध कौन करता था? प्रशासता। ऐसे याद कर सकते हो, प्रशस्ति नहीं होती है, तो प्रशस्ति में भी क्या होती है? आज्ञा ही तो होती है। राजा का वर्णन होता है, राजा के विषय में बातचीत होती है, वो क्या कहना चाह रहा है, ईटीसी ईटीसी, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो, मौर्यकालीन अध्यक्ष और विभाग दिए हैं। ठीक है, मौर्यकालीन जो है अध्यक्ष कौन कौन है उनके, और विभाग, जैसे विविताध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता इनमें से, फॉर एग्जांपल आपको इनमें से कुछ नहीं पता, फिर सर मैं कैसे क्वेश्चन टैकल करूंगा? पत्तन तो आपको पता है बंदरगाह होते हैं, पत्तन तो आपको पता है ना बंदरगाह होते हैं, तो पत्तनाध्यक्ष को बंदरगाह वाले से मिलाओ। बी का पहला देखो कहां है सर, बी का पहला इसमें है, बी का पहला इसमें है, 2 ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गए। फिर विविता अध्यक्ष कहते थे चारागाह को। ठीक है, चारागाह के हेड। सूना अध्यक्ष देखो कैसे याद करोगे, बूचड़ खाना बोलते हैं, जहां पशु पक्षी काटे जाते हैं उसको बूचड़ खाना बोलते हैं। बोले बिल्कुल एकदम काटम काट मचा दूंगा, सब कुछ सूना सूना कर दूंगा, है ना, तो मतलब क्या होगा? सूना अध्यक्ष हो गया, वो सब कुछ सूना सूना कर देगा, मतलब सी का होगा तीसरा, सी का है तीसरा। इसमें लक्षणा अध्यक्ष होता है टकसाल, टकसाल मतलब जहां कॉइन वगैरह छपते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिंट। ठीक है, तो लक्षणा अध्यक्ष किसका हेड होता था? टकसाल, जो है टकसाल का अध्यक्ष होता था, मतलब डी का होगा 4। और ए जो विविता है, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, विविता और बबीता। याद करो, बबीता तुमको चारागाह में एकदम सरसों के फूल ही फूल खिले हुए हैं, और ओहो तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है चारागाह में खड़े हो, वहीं आपको विविता या बबीता मिल गई, तो याद रह जाएगी बात। ठीक है, तो विविता अध्यक्ष क्या होते थे? चारागाह के हेड होते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौर्य काल में
प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है? कौन कौन सी बात सत्य है? प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है। जिलों को आहार या विषय कहा जाता था, ठीक है। चक्र जो होते थे, प्रांत जो होते थे, वो डिवाइड होते थे नीचे मंडलों में, मंडल डिवाइड होते थे विषयों में, विषय मतलब जिला, ठीक है। और उत्तरापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। नहीं, जो मौर्य काल में आप देखोगे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, तो उत्तरापथ की राजधानी तो तक्षशिला थी और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको मिलेगा तोसल, कलिंग की राजधानी तोसली मिलेगी। तो ऐसे ही 4-5 जो है मेन हेड स्टेट थे जिनकी राजधानियों के विषय में बात की गई है। तीसरा गलत हो जाएगा, पूछा है कौन सा सत्य है। 1 और 2 लगाओ कहां है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। मौर्य काल में कृषि जीवन का मुख्य आधार थी। कृषि जीवन का मुख्य आधार रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य को अपनी भूमि से जो आय होती थी उसको सीता कहते थे। हाँ, सीताध्यक्ष भी एक पद होता था जो राज्य की कृषि भूमि की देखरेख करता था। राज्य की कृषि भूमि मतलब सरकारी कृषि भूमि, ठीक है। तो राज्य की जो कृषि भूमि से आय होती थी उसको बोलते थे सीता। बात बिल्कुल सही है। मौर्य काल में जीवन कृषि पर आधारित था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव साउंड स्टेटमेंट है, यह भी सही है। पर बीच में क्योंकि लगाओ। मौर्य काल में कृषि जीवन का मुख्य आधार था क्योंकि जो है राज वाली भूमि सीता कहलाती थी। बात तो सर जचा नहीं, सर सेंटेंस जचा नहीं तो वो व्याख्या सही नहीं कर रहा है, शैतान है, व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों कथन सत्य हैं। तो कथन कारण वाले सवाल आपको हैंडल करने आने चाहिए, है ना। सवालों की प्रकृति इजी होगी, लेकिन आपको अगर नहीं पता है बात तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं? सांची स्तूपा इज लोकेटेड एट इन सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूपा इज द लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब दोनों उल्टे दे रखे हैं। खतरनाक फैक्ट हुआ सवाल है, याद कर लेना। सांची का जो स्तूप है वो तो रायसेन जिले में है, ठीक है, रायसेन जिले में है। कल भीमबेटका भी हमने बताई थी आपको, है ना। लेकिन जो भरहुत स्तूप है वो आपका सतना जिले में है, ठीक है। तो ये दोनों इन्होंने उल्टे दिए हैं। पूछे कौन सा कथन सत्य है? ना तो 1 सही है ना 2 सही है, ना इधर 1 और नॉर 2। तो याद रहेगी ये बात कि सांची का स्तूप कहां पे है? रायसेन जिले में है। और भरहुत स्तूप कहां है? सतना में है, ठीक है। भरहुत सतना और सांची रायसेन, ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सत्य है? अशोक के सभी अभिलेख, देखो एक्सट्रीम वर्ड आ गया, सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में नहीं है। खरोष्टी लिपि में भी उसके सहवासगढ़ी और मानसेरा दोनों जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? मतलब दूसरी लिपि में है, सभी जो है ब्राह्मी लिपि में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वही पूछा कौन सा सत्य है, तो एक तो होगा नहीं, अपने आप कट गया। अशोक के इतिहास की जानकारी में उसके लिए शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। देखो पॉजिटिव साउंड स्टेटमेंट है। पॉजिटिव साउंड स्टेटमेंट का क्या है कि उसके इतिहास के विषय में जानकारी, शिलालेख हम अशोक के पढ़ते ही हैं कि भाई फलाने शिलालेख से ये कह रहे हैं, इनसे ये कह रहे हैं, इनसे ये कह रहे हैं, है ना। तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी तो ही दे रहे हैं ना कि भाई अशोक ऐसे कह रहा है, अशोक ये काम कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और पूछा है कौन सा सत्य है, तो केवल 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इसका जो है सत्य हो जाएगा। चलो, विच इंस्क्रिप्शन और ऑफ अशोका गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेंडली रिलेशन विद यवन किंग्स, ठीक है। तो यवन और आसपास के राज्यों का भी वर्णन करता है। यवन राज्यों से जो है अच्छे संबंधों की बात करता है। अशोक का कौन सा शिलालेख? वो है आपका अशोक का 13वां शिलालेख। तो एक बार सारे शिलालेखों का क्रम, कौन कौन क्या क्या कह रहा है याद कर लेना। सारे याद ना हो पाए तो एक एक छोड़ के बीच बीच में याद कर लेना। मतलब आपको कुछ याद होने चाहिए ताकि मैचिंग वाला सवाल आए या इस प्रकृति का सवाल आए तो वो आपका गलत ना हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से अभिलेख अकाल के समय राज्य द्वारा किए जाने वाले राहत कार्य का विवरण देते हैं। देखो, ये सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, ये अशोक का अभिलेख है। ये जो है वर्णन करता है अकाल का, अकाल के समय जो हेल्प दी जाती थी उसका। महास्थान अभिलेख भी करता है। लेकिन गिरनार अभिलेख तो आपका गुजरात में जाके पड़ेगा, जो रुद्रदामन का अभिलेख है, जिसमें उसकी रुद्रदामन ने किस किस को हराया, कौन कौन सी विजय थी, इत्यादि इत्यादि का वर्णन है। तो 2 नहीं होना चाहिए, सहगोरा और महास्थान होना चाहिए। मतलब 1 और 3 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी
डी। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, यहां आपको ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल गिरनार आप हमेशा पढ़ते हो, गिरनार रुद्रदामन का, गिरनार रुद्रदामन का, और वो फलानी फलानी बातें बताता है। गिरनार के विषय में तो आपको जानकारी होती ही है सामान्यतः, आप अगर किताब से पढ़ते हैं तो यहां आपको अप्रोच क्या, देखो मेरा काम ये नहीं है खाली आपको आया सवाल करा दिए टाटा बाय बाय ओके दीदी मैं चलता हूं, ऐसा नहीं है। आपको यहां ट्रेन भी करना है एग्जाम के हिसाब से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टेकल करने हैं। तो आप ये देखिए कि गिरनार के विषय में तो सर मैं पढ़ती हूं, तो मैं क्या करता हूं, 2 को हटाता हूं, और जैसे ही मैंने 2 को हटाया मैं 2 पे पहुंच गया, और उसके बाद आपको 50-50 खेलना है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेल के आंसर लगा दो, या थोड़ा बहुत और सोच सकते हो तो कर लो, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं अक्कड़ वक्कड़, कहीं कोई छोटी सी क्लिप काट के चला दे, ले मास्टर कह रहा है अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेल लो, नहीं, ये तब है पहले आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, फिर आपको ये कार्यक्रम करना है। आगे चलते हैं। कनिष्क का रवतक अभिलेख किस जो है देश से प्राप्त होता है, तो कुषाण वंश का शासक है कनिष्क, है ना, और कहां से मिलता है, रव तक, कहां तक, रव तक ले चल, अफगानिस्तान तक ले चल, ठीक है। तो रव तक मतलब अफगानिस्तान तक, वहां तक चलेंगे, ठीक है। तो रव तक अभिलेख कहां है, अफगानिस्तान में। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, तो पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख है ना, अयोध्या अभिलेख है, जिसमें वो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी दे रहा है। अश्वमेध यज्ञ के विषय में आप लोग जानते ही होंगे, है ना, भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है। सब लोग अश्वमेध यज्ञ जो शासक होता थे और उनका घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक चला जाए वहां तक उनकी कार्यक्रम है। यह मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को टपका के जो है बाबूजी ने शुंग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो एक मिनट, हसीना है ना, सुख है ना, नंदवंश, हाँ नंद मौर्य, और वो हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको याद रखोगे, है ना, मैं एक बार चेक कर रहा था कोई फैक्ट गलत नहीं हो जाए, ठीक है। चलो तो ये भी सही है, और लेकिन कारण इसका सही नहीं है। आप खुद देखो कि जानकारी मिलती है क्योंकि वो उसका सेनापति था, ऐसी तो कोई बात बनेगी नहीं। जचा नहीं सर मामला, जचा नहीं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही हैं, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे, 9 प्रमुख लोग थे, और उनका क्षेत्र क्या था, है ना, उनका वो किस चीज में जो है विशेषता रखते थे, ठीक है, वो किस चीज में विशेषता रखते थे, उनकी एक्सपर्टीज किस में थी, ठीक है। चलो जैसे वो दीदी कहती है ना, आई एम आउट, सॉरी मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। चलो खैर, तो घटकर पर, छपनक, शंकु, बरुरुचि, ठीक है। देखो भाई सब कौन कौन किसमें था। शंकु चाचा जो हैं वो अपने स्थापत्य के विशेषज्ञ थे, ठीक है, स्थापत्य के विशेषज्ञ थे। आए नाम से भी ले लो, शंकु है, मान लो तुम्हें शंकु जैसा कोई आइटम बनाना है तो स्थापत्य के विशेषज्ञ हैं, सी का हो जाएगा तीसरा। चलो अच्छा 3 में सी का तीसरा है। फिर आगे चलते हैं, फिर जो आपके छपनक थे, है ना, छपनक थे वो आपके ज्योतिषी थे, बरुरुचि व्याकरणज्ञ थे, और घटपर मतलब 1 2 3 4 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। 22 में 1 2 3 4 आपसे पूछा है, 1 2 मतलब सब सामने सामने ही दिए हैं, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस प्रश्न में आपको सामने सामने सारी चीजें दी हैं, ठीक है। चलिए तो 22 में क्वेश्चन आपने देख लिया। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गुप्तकालीन प्रशासन में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन होती थी, ठीक है। मौर्य काल में देखा है, मौर्य काल में जो है प्रांत था, चश्मा एक तो घर रह गया यार आज, ठीक है, मतलब चलो तो गुप्तकालीन प्रशासन में निम्नलिखित में से बड़ी इकाई कौन सी थी, तो बड़ी इकाई क्या थी, प्रांतों को कहते थे भुक्ति, ठीक है, वहां भुक्ति कहते थे प्रांतों को, प्रांत मंडलों में विभाजित होता था। मौर्य काल में चक्र कह रहे थे, तो मौर्य में चक्र कह रहे थे, गुप्त में भुक्ति कह रहे हैं। याद रखना दोस्त, मौर्य में चक्र कह रहे थे, गुप्त में भुक्ति कह रहे हैं। भुक्ति बटा होता था मंडल में, मंडल फिर क्या कहते हैं विषय में, विषय फिर बीथी में, बीथी तहसील वाला जो एरिया होता था उसको बीथी बोल देते थे, ये लिखा हुआ है। विषय मतलब जिला, विषय मतलब जिला, बीथी मतलब तहसील, ठीक है, और भुक्ति मतलब प्रांत होता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू द देवगढ़ दशावतार टेंपल ऑफ देवगढ़, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गलत का चयन करना है, क्या है, यह वैष्णव धर्म का मंदिर है, बात सही है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया है, यह भी बात सही है। तो 24वें प्रश्न में क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही दिए हैं और वो पूछ रहा है कौन सा गलत है,
तो ना तो एक गलत है ना दीदी दो गलत है, मतलब वो वैष्णव धर्म को देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचायतन शैली क्या होती है? मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें एक प्रमुख मंदिर होगा, उसके चारों ओर 4 अन्य देवताओं के मंदिर भी होते हैं, 5 बेसिकली मंदिर होते हैं, दैट इज पंचायतन शैली। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ है? तो हर्षचरित किसने लिखी है यह आपको पता होना चाहिए, और हर्षचरित में जो है प्रांतीय शासक के लिए बाणभट्ट ने क्या यूज किया है, वो किया है आपके लोकपाल। ठीक है, लोकपाल को बताया है कि ये प्रांत के शासक हैं, प्रांतीय शासक हैं। ठीक है, लोकपाल। ठीक है, और आजकल तो लोकपाल आपको पता ही है क्या होता है, सबकी घंटी बजाने वाले हैं लोकपाल। तो इस प्रकार आपके 25 जो जीएस के सवाल थे वो यहां समाप्त होते हैं। सवालों का स्तर आप आराम से देख रहे होंगे, चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए सामान्य हिंदी देखते चलते हैं। अब सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भवी हमें आज करने हैं, अभी 4-5 दिन हम तत्सम तद्भवी करेंगे, आराम से 3-3 पन्ना पढ़ेंगे यार, मौज लेके पढ़ना है, टेंशन फ्री पढ़ना है, चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल मेरे साथ चलते रहो। 100 दिन में तुम्हें घनचक्कर ना बना दूं ना, घनचक्कर इन दी सेंस कि एकदम आपको लगेगा ओहो मजे ही मजे वाला सिस्टम हो जाएगा, है ना। इतनी मेहनत करो साथ में, लेकिन करते चलो। आंगन में आशा आंसू बहा रही थी, वाक्य में कितने तत्सम शब्द हैं देख लेंगे भाई साहब, कितने सब तत्सम शब्द हैं। देखो आंगन तो अंगन होता है, ये तो गलत है, ये तद्भव शब्द है। आशा तत्सम है, आंसू क्या है, आंसू भी अश्रु होता है, मतलब इसमें 2 तद्भव शब्द हो गए, और आशा जो है तत्सम शब्द हो गया। हमसे पूछा है कितने तत्सम है, 1 तत्सम है। हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको एक लेवल के सवाल मिलेंगे, मतलब इसको कर डाला तो बोलते हैं ना जिंगल आला। व्याख्या बी, उपयुक्त वाक्य में आंगन और आंसू तद्भव शब्द हैं जबकि आशा तत्सम शब्द है। आंगन का अंगन होता है जबकि आंसू का अश्रु होता है। ठीक है, चलो, और आशा का तद्भव बोलते ना, मेरी तो आशा ही खत्म हो गई, और घर पे अम्मा बोलती है मेरी तो आस ही खत्म हो गई भैया कि तू कुछ करेगा। ठीक है, तो आस क्या है, तद्भव है, और आशा क्या है, तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म संगत नहीं है? 61 61, ये बिल्कुल सही है। 31 मतलब 31, अंग्रेजी वाले समझ लो भाई साहब, 61 पूछते हो, 61 सर कितना, 61 होता है। ठीक है, और मैं मतलब जर्द चुंगी स्कूल का विद्यार्थी हूं, है ना, कतई सरकारी स्कूल वाला विद्यार्थी हूं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लेता हूं। चलो 31 मतलब 1 होगा, ना कि 1 एक विंशति कहते हैं 21, 21 को, यही गलत हो जाएगा, संगत नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 51 मतलब 51, 1 ठीक है, 81 मतलब 81, एकाशीति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ये वही व्याख्या दी हुई है। आगे चलते हैं। 61 का 1 होता है, वही सब दिया हुआ है। तद्भव तत्सम के संदर्भ में दिए गए कथनों में सत्य कथन को चुनिए। कौन सा कथन सत्य है? ऊन का तत्सम ऊर्ण या ऊर्णा होता है, दोनों होते हैं, बात बिल्कुल सही है। ऊर्ण भी कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा मिलेगा, ऊनना भी मिलेगा। ऊन, अरे ऊन नहीं समझते हो, मम्मी ऐसे टक टक करके सिलाई में बुनती रहती है स्वेटर, दैट इज ऊन। और आजकल की दीदियां ऊन के वो स्टॉल टाइप से ओढ़े रहती हैं, वो ऊन, मतलब जाड़े में जिसका यूज करते हो। ऊसर का तत्सम उत्तसम होता है, नहीं, उत्तसम तो ऊसर का तो ऊषर कहीं कहीं मिलेगा आपको, ऊषर कहीं मिलेगा, है ना, कहीं बंध्या भी मिलेगा, बंध्या, बा है ना, धा आधा और ना और या, बंध्या। उत्तसम तो किसका होता है, ओ उसका होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 28 का कौन सा सही है? केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। ऊन का ऊन होता है और ऊसर का बंध्या होता है। उमस का, जो उमस कहते हैं ना, उमस उमस सी हो रही है, उसका तत्सम होता है उत्तसम। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। देखो भाई साहब, कथक को कहते हैं कथक, ठीक है, कथक को क्या कहते हैं, कथक। फिर कत्था को कहते हैं क्वाथ, है ना, क्वाथ कहते हैं, मतलब ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा, ए का दूसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर डी में है, मिल गया आंसर। कण का क्या होता है, कण, है ना, कहते हैं ना कण कण में भगवान है और कण कण में भगवान है, तो कण तो तद्भव है और कण क्या है, तत्सम शब्द है। कणकी मतलब कणिका। आज चावल खा रहे हो, चावल में एकदम कटर करके एकदम सर किंकड़ी आ गई सर, तो वो किंकड़ी नहीं है ना, कणकी है, कणकी उसका तत्सम शब्द है, मतलब डी का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में दोनों तत्सम है? कीचड़ तो नहीं,
कीचड़ तो तद्भव शब्द है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अवगुण तो नहीं होगा, अवगुण होगा। ना जिसमें होगा ना, ये ना वाले साउंड में ना नहीं होता, णा होता है, वो तत्सम शब्द होता है, तो ये भी गलत हो गया। कुटिया और कुम्हार भी नहीं होगा, कुंभकार बोलते हैं, ये भी गलत हो गया, है ना। और को भी अवर बोलते हैं, वो भी गलत हो गया। यहां भी कुमार को कुंवार होता है। कटक और आदर्श ये दोनों तत्सम शब्द हैं। वही पूछ रहा है किस युग्म में दोनों तत्सम शब्द हैं, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं, कटक और आदर्श तत्सम है। कटक का जो है कड़ा होता है और आदर्श का तद्भव औधा होता है। कीचड़ का तद्भव जो है जिसका क्या होता है, जम्बाल। देख लो भाई साहब, खतरनाक सा है। कीचड़ का तत्सम क्या होता है, जम्बाल। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, कीचड़ है भाई साहब, कीचड़ में गलती से जो है तुमने पैर डाल दिया तो सब जम जाएगा, जम्बाल, है ना, सारे बाल वाल सब जम जाएंगे। तो कीचड़ क्या है, जम्बाल है। कुमार का तत्सम कुंवर होता है, ठीक है। और अवगुण का जो है अवगुण होता है, और का जो है अपर होता है, मैंने आपको बताया। कुटिया का कुटी होता है तद्भव, और कुम्हार का तद्भव कुमार का तत्सम कुंभकार होता है। ठीक है, ये सारे आपको दिए। एक प्रश्न के माध्यम से कितनी चीजें आपकी हो रही हैं, मतलब 7-7 8-8 शब्द एक प्रश्न के माध्यम से आप पढ़ रहे हो। और क्या लोगे यार, ये कहने को 10 प्रश्न हैं, लेकिन डेटा जब इनका देखोगे और कहीं की टेस्ट सीरीज से मिला के देख लेना मेरे दोस्त, सवाल आपको खुद लेवल पता चल जाएगा। लेवल डिकोड एग्जाम का क्या है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, डेली रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए डेमो देख रहे हैं, 3 दिन डेमो मिलेगा, उसके बाद डेमो क्लोज, है ना। चलो खैर, कौन कौन से युग्म संगत हैं, कोठारी, कोष्ठा, गारिका। देखो कितना निकट दिया है, कोष्ठा गारिका नहीं होता है, कोष्ठा गारिक होता है। इतने निकट भी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। खांग का खग होता है, गुफा का गुहा होता है। बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि पहला वाला गलत है। कोठारी का तत्सम कोष्ठ गारिक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गुलदस्ता, ओहो हो, है ना, जो क्या कहते हैं उसको, हे भगवान, तो एक तो होता है बुक और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे देखो ऐसे शब्द चलो, गुलदस्ता का तत्सम निम्नलिखित में से क्या होगा, वो होगा आपके इस्तबक। ठीक है, इस्तबक को बोलते हैं गुलदस्ता। ठीक है, वो देते हैं ना किसी को तो उसको बोलते हैं गुलदस्ता। देखो अभी मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बुके, है ना, देखो, और बुक से कनेक्टेड है फिर भी, है ना, तो बुके देते हैं ना किसी को, लीजिए स्वागत के लिए, तो गुलदस्ता वो है, उसको बोलते हैं इस्तबक। आगे चलते हैं, गुलदस्ता का तत्सम इस्तबक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म संगत है, केचुआ कंचुकलिका समथिंग होता है, क्रोध का क्रुद्ध होता है, खेदक छेपक सही है, और गीदड़ का भी ग्रीद होता है, ना कि गीद। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। केचुआ का तत्सम किंचलिक होता है, क्रोधित का तत्सम क्रुद्ध होता है, और खेदक का तत्सम छेपक होता है, यही सही था। खेदक छेपक ही सही था, और गीदड़ का तत्सम ग्रीद होता है, ना कि गिरद होता है, ना कि गीद। ठीक है, दोनों में अंतर है। आगे चलते हैं। कास्यकार काजल और कुंदन किसान, वाह, कास्यकार काजल और कुंदन किसान, आगे विशेषण लगे हुए हैं। किसान ने गांधार की यात्रा की, इस वाक्य में कितने तद्भव शब्द हैं, देखो एक तो किसान ही है ना, किसान का क्या होगा, और काजल भी है ना, काजल भी है ना, और जो है इस प्रकार से इसमें कितने तद्भव शब्द हैं। तो इसमें एक किसान है, किसान का कृषक होता है, और जो है और आपके कुंदन भी जो है तद्भव शब्द है ना, तो इसमें 3 तद्भव शब्द हो जाएंगे, काजल, कुंदन और किसान। कास्यकार सही है, उसको कासा जो है उसमें बोलते हैं, तद्भव में बोलते हैं कास्यकार को कसेरा, मतलब जो कासे का काम करता हो, दैट इज कसेरा। उपयुक्त भाग में काजल, कुंदन और किसान तद्भव शब्द हैं, जबकि कास्यकार और गांधार तत्सम है। ठीक है, काजल का तत्सम क्या होगा, कज्जल होता है ना। काजल बड़ा आपने अच्छा सा लगा रखा है, काजल में आप बड़ी खूबसूरत सी लगती हो, नहीं भाई कज्जल बोला करो, कज्जल में भगा देगी। ठीक है, चलो कज्जल में। ठीक है, कुंदन का तत्सम क्या होता है, कुंद होता है, और कास्यकार कसेरा। तो 3 इसमें तद्भव शब्द थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अहीर का तत्सम अभीर होता है,
उद्यम का तत्सम उद्धव होता है, नहीं, ऊधम का उद्यम होता है, ठीक है, उद्यम, ठीक है, उद्यम होता है मतलब व्यापार। आधीन का अधीन होता है, आधीन कोई शब्द नहीं होता, ये सही है। अहीर, अहीर याद कर लेना, अहीर का आभीर होता है तत्सम शब्द। उठान का तत्सम उत्थान होता है, ये सब आपको पता ही होंगे, सरल प्रकृति के हैं। तो अहीर का आभीर ध्यान रख लेना। अब जैसे इसमें भी जो शब्द याद ना हो रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही हिंदी में क्या करो, हिंदी में एक पेज के, एक A4 साइज के पेज के 8 टुकड़े कर लो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, लिखते चलो जो जो चीजें आपको नहीं आती हैं, ताकि आपका एक बढ़िया सा जो है दोबारा आपको टेस्ट उठा के नहीं देखना पड़ेगा। जो फैक्ट आपके भूले हुए होंगे सब उसी में जो है कवर अप हो जाएंगे, सब कुछ उसी में लिख जाएगा, ठीक है। उद्यम का उद्यम होता है, उद्धव का तत्सम जो है उद्धव होता है, वो उद्धव और उद्धव, तुम का जानो उद्धव, ठीक है। अधीन का अधीन होगा, उठान का उत्थान होगा। आगे चलते हैं। अब आ गए आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, है ना। सी सेट में आज भी डायरेक्शन टेस्ट है, कल से आपका मैथ का 2 दिन टॉपिक चलेगा। तो देखते हैं डायरेक्शन वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देख लो भाई साहब, राधिका दीदी है, अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। तो राधिका दीदी, मान लो घर ये है, दक्षिण की तरफ दीदी को चला दिया मैंने 50 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। बताओ बाएं किधर मुड़ेगी? सर आपने कल बताया था घड़ी की सुई मानो इसे, बायां कहे तो घड़ी की सुई की अपोजिट दिशा में, दायां कहे तो घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी होती तो ऐसे घूमती सुई, लेकिन वो क्या कह रही है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, मतलब दीदी इधर मुड़ गई और 20 मीटर चल दी, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़कर 30 मीटर चली, तो दीदी उत्तर मुड़ गई, 30 मीटर चल दी, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से अपने घर की तरफ जाती है ना। अब यहां से दीदी सीधे घर की तरफ जाएगी, तो ऐसे नहीं जाएगी, हमेशा शॉर्टकट वे पकड़ते हैं, ठीक है, हमेशा शॉर्टकट वे पकड़ते हैं। घर की तरफ जाती है, अब बैग किस दिशा में चल रही है, ये दिशा कौन सी होगी, यहां मेन दिशा बना लो, ये हुई नॉर्थ, ये हुई वेस्ट, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम कहां है आपके, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चित्र बनाना है। चित्र में अनुपात का विशेष ख्याल रखना है, मतलब 5 की लाइन बना रहे हो तुम इतनी लंबी, फिर वो कहे 2 तो 2 की भी इतनी लंबी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बात सही से हो नहीं पाती है। आगे चलते हैं। सूर्योदय के बाद सोहन, सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। पीठ करके खड़े का मतलब क्या हो गया, एक बाबूजी ऐसे हैं, दूसरे बाबूजी ऐसे हैं, ठीक है। चलो अब सूरज मान लो इधर निकल रहा है, सूरज निकलता है पूरब में, सूरज पूरब में निकलेगा, ये सूरज के सामने खड़े हैं, है ना। सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, है ना। ये इधर मुंह करके खड़ा है, ये इधर मुंह करके खड़ा है। मोहन की छाया, अब मान लो इसकी छाया किधर बनेगी, इधर, और इसकी छाया किधर बनेगी, इधर, क्योंकि सूरज इधर है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, ये अगर घड़ी की सुई हो, है ना, मोहन बाबू घड़ी की सुई हो, तो इनकी छाया किधर हो गई, ये घड़ी की सुई है तो सर ऐसे चलेगी, मतलब ये तो हो गया इसका राइट, ये हो गया इसके लिए लेफ्ट, तो इनकी छाया बाईं ओर बन गई। इस व्यक्ति की छाया, ये घड़ी की सुई है तो इसका ये ऐसे चलेगी, मतलब इसका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आती चल रही है, राइट लेफ्ट समझ में आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं, मोहन की छाया उसके बाईं तरफ पड़ती है, मतलब लेफ्ट में छाया किसकी पड़ रही है, इन भाई साहब की, मोहन होगा ये, और सोहन की मुंह, तो पूछ रहे हैं सोहन का मुंह किस दिशा में है, सोहन चाचा होगा ये, सोहन का मुंह किस दिशा में है, जिधर हमारा एरो है, मतलब दक्षिण की तरफ सर सोहन का मुंह है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके भी सवाल लेवल के, ऐसा नहीं है 3 किलोमीटर गया, 4 गया तो बताओ कितनी देर में पहुंचेगा, बोले सर 5 में, ऐसे सिंपल सवाल नहीं है, ये भी सवाल आपको एक लेवल के सवाल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ओ हो, चलो बनाते हैं। रतन पवन के, मतलब पवन भाई साहब यहां बैठे हैं, पी फॉर पवन, पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, मतलब ये डायरेक्शन हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम, मतलब यहां कौन है, रतन भाई हैं, कितनी दूर, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पवन के 40 मीटर दक्षिण पूरब, मतलब इधर की तरफ 40 मीटर दक्षिण पूरब में कौन है, दूसरे भाई साहब हैं, लल्लन है, ठीक है। लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, ये हो गए लल्लन चाचा, ठीक है। तो लल्लन रतन से किस दिशा में है, मतलब रतन ये रहा, लल्लन ये रहा, तो लल्लन रतन से किस दिशा में है, मतलब पूरब की डायरेक्शन में है। सिंपल सवाल है, बस चित्र बनाने का खेला है, सवाल आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, चलाएंगे भाई साहब, हे कृष्ण, हे भगवान, आगे नहीं बोलूंगा, 1 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया, चला दिया 1 किलोमीटर, ठीक है। पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर मैंने उत्तर चला दिया, ठीक है। पुनः 2 किलोमीटर पूरब की ओर चढ़ा, हे भगवान, ये तो लाइन थोड़ी छोटी कर देता हूं वरना बोर्ड पे सवाल आ ही नहीं पाएगा।
फिर आप कहोगे सर आप भी तो अनुपात फॉलो नहीं कर रहे हो। देखो भाई साहब, 1 किलोमीटर चल गया, पहले कृष्णा किधर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, फिर कैसे चल रहा है, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, फिर 2 किलोमीटर पूर्व, 1 और 1 2 किलोमीटर पूर्व चल गया, है ना, 3 किलोमीटर दक्षिण, तो 1 तो ये हो गया और 2 और बना दूं, 1 2 3 किलोमीटर किधर चल गया, 3 किलोमीटर चल गया दक्षिण की ओर, है ना, और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, मतलब 3 किलोमीटर इधर चला गया, मतलब यहां आ गए भाई साहब, ठीक है, यहां आ गए भाई साहब, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले गए। अब देखो, अब वो क्या पूछ रहा है, उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना होगा, ये 1 ये 2, जब ये 1 तो ये भी 1 और ये वाला हिस्सा भी 2, और ये 1 तो ये भी 2 हो जाएगा, समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ये 2 हो गया, ठीक है। ये जब 2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 2 होगी, और चाचा को यहां से इधर चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में चलना पड़ा, 2 किलोमीटर चलना पड़ा, किस डायरेक्शन में चलना पड़ा, उत्तर दिशा में चलना पड़ा। देखो 2 किलोमीटर उत्तर कहां है सर, ऑप्शन नंबर डी में है सर, ऑप्शन नंबर डी में है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। आज का टेस्ट का आपके अंतिम सवाल, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लो, एक राज है, एक अजय है, सूर्योदय यहां हुआ है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एरो, मतलब मुंह मैंने दोनों का, मैं इधर आ जाता हूं, मुंह मैंने दोनों का एक दूसरे की तरफ कर दिया, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, अब देखो इस भाई साहब की परछाई इधर बनेगी, भाई इधर सूरज है, इस भाई साहब की परछाई इधर बनेगी, और ये घड़ी की सुई होती तो ये इसका राइट है और ये वाला हिस्सा इसका लेफ्ट होगा, भाई घड़ी की सुई ऐसी तो चलती, और ये घड़ी की सुई होती तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं, यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बन रही है तो लेफ्ट में परछाई इसकी बन रही है, मतलब राज की बात ये है कि ये राज बाबू हो गए, ठीक है, ये राज बाबू हो गए, क्योंकि इनकी परछाई लेफ्ट में बन रही है, राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है, ये रहे दूसरे वाले भैया अजय किस दिशा में जा रहे हैं, अजय भाई दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब दक्षिण की तरफ। मतलब सवाल पढ़ते जाओ, मैप बनाते जाओ, आनंद लेते जाओ, मजा आता जाएगा, सवाल हल होता जाएगा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रयास, कैसी लग रही हैं आपको ये कक्षाएं, आपका कुछ सुझाव हो, कुछ भी हो, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया कीजिए, है ना। और मेंटरशिप प्रोग्राम आप देखिए, 100 दिन आपको डेली एक ऐसी क्लास मिलेगी जिसके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस है, 10 रुपए की क्लास हो गई यार, है ना। मतलब गणित लगाओगे तो, गणित लगाते हो आप लोग, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट देखो आपको कितना रिच मिल रहा है, डेली आपको टारगेट मिल रहा है, रोज आपको बना बनाया टाइम टेबल मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, जम के तैयारी करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 100 दिन लगातार मेरे साथ बने रहे, 1% की गलतियां सब जगह होती हैं, गलतियां इन द सेंस 1% टारगेट माफ हो जाता है, लेकिन 100 दिन अगर मेरे साथ लगे रहे भाई साहब, आनंद वाली स्थिति में होगे आफ्टर 100 दिन, ठीक है। चलिए मिलता हूं कल, आपको एक और डेमो यूट्यूब पे रहेगा, देखते रहिए, ठीक है। मिलता हूं फिर आपको एक किसी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।